विद्यार्थियों, मित्रों, आज पुनः एक विशिष्ट छंद के वर्णन के अवसर पर मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग उपजाति छंद के विषय में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। उपजाति छंद 11 वर्णों के प्रत्येक चरण वाला छंद है। लक्षण हम देखते हैं पहले। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ताः। पुनः देखें। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ताः। अनंतरम उदीरितम अर्थात 2 छंदों का हमने पूर्व में वर्णन किया है। उसी की जिस प्रकार से हम पूर्व को ग्रहण करते हैं, पूर्व की कथा को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से पूर्व में जो वर्णित दोनों छंद हैं उनको ग्रहण करते हुए अनंतरम, उसके पश्चात उदीरितम, उदीरित शब्द आया है मतलब व्याख्यायितम, कथितम, वदितम, बोला गया। जो पूर्व में 2 छंदों का लक्षण प्रस्तुत किया गया, वही पादौ यदि याह उपजातयस्ताः, वही यदि 2 चरण, 2 पाद यदि इंद्र वज्रा के दिखाई पड़ते हैं, उपेंद्र वज्रा के दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें उपजाति छंद देखने को, या उसे हम उपजाति छंद कहते हैं। कहने का आशय है कि इंद्र वज्रा छंद का लक्षण या उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण हमें एक ही श्लोक में, चाहे 4 चरणों में कहीं भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमें उपजाति छंद जान लेना चाहिए। पादौ यदि याह उपजातयस्ताः, यदि उन दोनों के पाद या चरण होते हैं तो उसे हम उपजातयः अर्थात उपजाति छंद कहते हैं। एक नहीं, अनेक उपजाति छंद कहते हैं। उपजातयः ताः, ऐसे जो अनेक उपजाति हैं, तो यहाँ तो नाम केवल उपजाति एक मान सकते हैं हम, लेकिन उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से कई प्रकार के हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है। विद्वानों ने 14 प्रकार के उपजाति छंदों को बताया है कि किस प्रकार से इन दोनों छंदों के मिश्रण से उपजाति छंद 14 प्रकार के किस प्रकार से बनते हैं, हम अभी उसी को देखेंगे। जैसे इंद्र वज्रा छंद का एक चरण हो, बाकी 3 चरण उपेंद्र वज्रा के हो जाएं, तो यह भी उपजाति छंद ही होगा। या प्रथम और तृतीय इंद्र वज्रा हो, द्वितीय एवं चतुर्थ उपेंद्र वज्रा हो, तथा प्रथम तृतीय इंद्र वज्रा हो, या प्रथम द्वितीय इंद्र वज्रा हो, या तृतीय चतुर्थ इंद्र वज्रा हो। इस प्रकार से जब हम किसी प्रकार से दोनों छंदों का समावेश देखने को मिलता है, तो वह हम उसे उपजाति छंद के रूप में देखते हैं। यद्यपि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे विद्वान जन बताते हैं कि यद्यपि इंद्र वज्रा छंद की रचना करते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, या उपेंद्र वज्रा की कि एक मात्रा कहीं दीर्घ या प्रथम में लघु न हो जाए, तो इसलिए कठिनाई को देखते हुए त्रुटि संभव हो सकता था ऐसा कि प्रथम में तो चरण में दीर्घ हो जाए, द्वितीय में लघु हो जाए, द्वितीय चरण में। तो इसको देखते हुए 2 छंदों का मिश्रण जब हो गया, उसको बना करके कवियों ने उपजाति छंद का नाम दे दिया गया। उदाहरण हम देखते हैं। महाकवि कालिदास, जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं, और उन्होंने इस छंद को अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। उपजाति छंद का प्रयोग अनेक विभिन्न स्थानों पर किया है। एक उदाहरण हम देखते हैं। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च
अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभाति में तुम। प्रसंग जैसा कि अर्थ से स्पष्ट हो जा रहा है कि महाराज जब दिलीप गौ नंदिनी गौ के पीछे जाते हुए जा रहे थे तो उस समय सिंह ने गौ को ग्रसित कर दिया, नंदिनी गौ को, जो कि स्वयं नंदिनी के द्वारा ही किया गया था। तो उस समय नंदिनी की रक्षा के लिए सभी प्रयास जब राजा के निष्फल हो गए तो उस समय राजा ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया कि यह आप हे सिंह श्रेष्ठ, आप अपनी भूख मेरे शरीर से मिटा लीजिए और इस गौ की रक्षा करिए, इस गौ को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका पुत्र वहाँ पर इसका इंतजार हो कर रहा होगा और सायंकाल पहुँचने पर यह दुग्धपान के लिए उसका वत्स जो होगा वह लालायित होगा, वह उत्सुक होगा, इसलिए उसके बदले में मुझे ही खा लीजिए। तो उस समय यह सुनकर सिंह हंसता है और कहता है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम। हे राजन, आप ऐसे राजा हैं जो कि आपकी दिग दिगंत तक प्रशस्ति फैली हुई है, समस्त पृथ्वी पर एकात पत्र हैं आप, एक छत्र आपका राज्य है। और नवम वयः कांतमिदम वपुश्चा, नया उम्र है, नयम नवम वयः, अभी नई अवस्था है। और कांतमिदम वपुश्चा, यह जो वपु है आपका शरीर है अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत सुंदर है। और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि एक गौ के लिए आप अपने शरीर का त्याग करने के लिए शरीर को प्रदान कर रहे हैं। अल्पस्य हेतोर बहुहात मिच्छम, छोटे चीज़ के लिए, तुच्छ चीज़ के लिए बहुत चीज़ आप त्याग करने के लिए सोच रहे हैं। अपना शरीर छोटा तुच्छ चीज़ के लिए बहुत बड़ा आप त्याग कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ देने के लिए। विचार मूढ़ प्रतिभात में तुम, ऐसा लगता है आप विचारों से मूढ़ता है आपके अंदर और आप अज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो छोटे से चीज़ के लिए बहुत बड़ी संपत्ति को प्रदान कर देगा। एक छोटे गाय के लिए आप इतने बड़े एक छत्र राजा आप जो है अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, आप शरीर को प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वह जो सिंह है उसकी यह उक्ति है, अत्यंत हृदयग्राही है। इसको हम उदाहरण के रूप में छंदों को गण व्यवस्था के अनुसार बैठाते हैं। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसी प्रकार से इंद्र वज्राछंद और उपेंद्र वज्राछंद, इन दोनों की युति दिखलाई पड़ती है। दोनों छंदों का मिश्रण प्रथम एवं तृतीय में इंद्र वज्राछंद दिखाई पड़ता है और द्वितीय एवं चतुर्थ में उपेंद्र वज्राछंद दिखाई पड़ता है। हम इसको बैठाते हैं तो उसी तरह से गणों की व्यवस्था इसमें दिखाई पड़ती है। नीति शतक का एक श्लोक हम देखते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ भी हम देखें तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये दीर्घ है, शा दीर्घ है, न लघु है और पुनः वी लघु है, द्याल दीर्घ है और न लघु है, तो जगण की व्यवस्था। और तपो में लघु, पो में गुरु, आप सभी छंद के अनुसार से उसको लिख करके अपने पुस्तिका पर बैठा सकते हैं। न तपो न दानम, इतना अगर बैठाएंगे तो एक छंद आपको मिलेगा। इंद्र वज्रा छंद, इन तीन चरणों में इंद्र वज्रा छंद है। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में इंद्र वज्रा, स्यादिंद्र वज्रा तवजा जगौगह, यही तव जगौगह देखने को हमें मिलेगा। तो और चतुर्थ चरण जो है उसमें उपेंद्र वज्रा यह छंद है। ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, म लघु नु लघु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह उपेंद्र वज्रा छंद है यहाँ पर। तो जब दोनों की युति चाहे किसी प्रकार से हो, यदि
3 चरण में हो या 1 चरण में हो, किसी भांति इन चारों चरणों में मिला करके 2 छंदों की युति इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा की युति जब हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पर उपजाति छंद हम उसे मानते हैं और उसी की भांति उस पर उसकी रचना करते हैं। केवल 1 मात्रा का अंतर, जैसा कि हम इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में देखते हैं। प्रथम वर्ण इंद्र वज्रा में इंद्र के बड़े होने के कारण दीर्घ होता है और उपेंद्र अर्थात अल्प होने के कारण, छोटा होने के कारण 1 मात्रा लघु देखने को मिलती है। तो वहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद और दोनों की जब युति होती है तो उपजाति छंद हम उसे देखते हैं। एक और श्लोक नीति शतक का देखते हैं। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघुवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यहाँ पर किस प्रकार से खल व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों की मैत्री और सज्जन व्यक्तियों की मैत्री किस प्रकार से होती है, इसका उदाहरण अत्यंत सारगर्भित वाक्य में महाकवि भवभूति ने दिया है कि जो सज्जनों की मैत्री होती है वह दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध की भांति होती है। पुनः देखें श्लोक, आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण, आरंभ में शुरुआत में बड़ी होती है और पुनः क्षयिणी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसी छाये मैत्री खल, प्रथम में खल शब्द आया है तो यहाँ भी खल का ही लक्षण बता रहे हैं कि खल किस प्रकार से, खल व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह प्रारंभ में तो बहुत स्नेह प्रदर्शन करेंगे, किंतु धीरे धीरे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसमें उच्च श्रृंखलता, उसमें अल्पता दिखाई पड़ने लगेगी। जिस प्रकार से प्रातःकालीन जो छाया होती है वो बहुत बड़ी होती है, किंतु धीरे धीरे जब वृक्ष के ऊपर से धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है तो वह छोटी होती जाती है उसकी छाया। उसी प्रकार से खल व्यक्तियों का जो मित्रता होती है वह पहले तो गुरु होती है, उसके पश्चात पुनः धीरे धीरे लघु होती जाती है और पुनः लघुवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो प्रथम में लघु होता है, कम होता है, दोपहर में छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सायंकाल ढलते जाता है उसी तब धीरे धीरे उसकी छाया, वृक्ष की छाया बढ़ती चली जाती है। और उसी प्रकार से सज्जनों की जो मित्रता होती है प्रारंभ में भले अल्प हो लेकिन धीरे धीरे गुणाकृष्ट होकर के और उसमें गुणों में बढ़ोतरी होती जाती है, मित्रता में वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पर भी छंद को हम यदि बैठाते हैं तो यह इससे स्पष्ट होगा कि यहीं पर इंद्र वज्रा छंद हो गया। उसके पश्चात लघुवी, यह भी गुरु है क्योंकि आगे घ और व का संयोग है, तो यहाँ भी इंद्र वज्रा छंद होगा। और दिनस्य पूर्वार्ध, दी में लघु है तो हमें प्रथम वर्ण से ही ज्ञान हो गया कि यह इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा छंद है। और छाये व मैत्री खल सज्जनानाम, चतुर्थ पंक्ति में दीर्घ है इसलिए इंद्र वज्रा छंद, अर्थात एक चरण में ही, केवल तृतीय वर्ण में ही, तृतीय चरण में ही इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है, बाकी सब में इंद्र वज्रा है। तो किसी भी प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर 14 प्रकार के उपजाति छंद होती है। इन्हीं की भांति इनको बैठाते जब जाएंगे कि 1 चरण और 3, पुनः 2 चरण और 2, 3 और 1, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 14 प्रकार की उपजाति छंद होती है। वस्तुतः उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा यह 2 के संयोग से है, किंतु कई जैसे माघ आदि महाकवियों ने आगे चल करके उपजाति छंद को इस प्रकार से ग्रहण किया है कि 2 समान वर्ण वाले छंद भी यदि एक श्लोक में पाए जाते हैं, मिला करके लिखे जाते हैं, तो उसे भी हम उपजाति की संज्ञा देते हैं, उसे हम उपजाति छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवंशा छंद और वंशस्थ छंद दोनों
12 वर्णों के ही छंद हैं। तो महाकवि माघ ने अनेक स्थलों पर इन दोनों छंदों को मिला करके काव्य की रचना की है। तो वहाँ पर भी हम इन दोनों छंदों को भी, इसके अलावा इंद्रवंशा और वंशस्थ, इसी प्रकार से अन्य छंदों की भी जहाँ 2 छंदों की एक श्लोक में युति होगी उसे समान वर्ण होने चाहिए, तो वहाँ पर हम उपजाति इस नाम से उसे भी हम संबोधित करते हैं और जानते हैं। इस प्रकार से इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति तीनों 11 वर्णों के ही छंद हैं और तीनों में अत्यंत समानता है, क्योंकि एक एक वर्ण के अंतर से ही इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा है और उसके पश्चात दोनों की युति होने के बाद उपजाति छंद का निदर्शन हमें प्राप्त होता है। आइए इसका हम अवगाहन करें, इसका पाठ करें और आनंदित हों, क्योंकि संस्कृत साहित्य अगाध है और इसका आनंद, जो कहावत है कि जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, तो जितना हम अध्ययन करते हैं उतना हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन छंदों के माध्यम से रस ब्रह्मानंद सहोदरत्व को प्राप्त होना सर्वथा संभव है। आइए इसका हम अवगाहन करें और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।